नमस्कार दोस्तों, अगर पूर्ण पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे को दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम क्लास 10th के कुछ 2 नंबर के प्रश्न जो पूछे जाते हैं साइंस में उसका आंसर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पहला प्रश्न जो हल करने वाला हूँ उस प्रश्न का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन बहुत से बच्चे लोग जानते भी हैं, बहुत से नहीं जानते हैं, इसलिए कृपया कर ध्यान से सुनिएगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो वह सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख रहे होंगे कि एक किरण है जो आई है कहाँ, इस प्रवर्तक सतह पे, और टकराकर वह वापस लौट रही है। और इन दोनों के बीच में एक लकीर है जिसे अभिलंब कहते हैं, और ये तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन की परिभाषा से आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं इसको किस प्रकार से समझाया जाता है, समझ सकते हैं आप लोग आसानी से। तो हम यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जैसे कि कोई समतल सतह है, अपारदर्शक वस्तु है, ठीक। यहाँ कोई लाइट का स्रोत है, यहाँ से जो किरणें आती है इस वस्तु पे इस प्रकार से आती है। यहाँ अपारदर्शक रहने के कारण ये किरणें टकराकर लौट जाती है, लेकिन कहाँ लौटती है? पुनः उसी माध्यम उसी दिशा में लौट जाती है। यानी कि ऊपर से आया था नीचे की ओर, और नीचे से टकराकर कहाँ जा रहा है? फिर ऊपर की ओर ही चला जाता है। तो ये जो आने वाली किरण होती है इसको आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और जो टकराकर वापस लौट रही है इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इन दोनों किरणों के बीच में एक लकीर खींचा जाता है, यानी नॉर्मल पॉइंट बोलें, जो इन दोनों किरणों को अलग अलग करता है कि यहाँ से इधर आने वाली किरण है और इधर जाने वाली किरण है। इसको अभिलंब बोलते हैं। क्या? अभिलंब। और इन दोनों को जो बीच में कोण बनता है इसको आपतन कोण बोलते हैं। इसे आई से डिनोट किया जाता है। आई से अभिलंब और जो परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तित कोण, इसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। और इसको परावर्तक सतह कहते हैं, इसको परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पहले प्रश्न से ही संबंधित है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तब प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपने प्रकाश के प्रवर्तन में देखा होगा कि किसी प्रवर्तक सतह पर आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, अभिलंब, ये तीनों एक ही पॉइंट पे स्थित होते हैं। आपने प्रकाश के प्रवर्तन में देखा होगा। तो यह आपका पहला नियम हो जाता है। और प्रकाश के प्रवर्तन में आपने यह भी देखा होगा, आई होता है एक आपतन कोण और दूसरा होता है प्रवर्तित कोण आर। तो यह कोण जो दोनों होते हैं आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तो आई इजकल टू आर होते हैं, एंगल आई इजकल टू आर होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरा नियम में आप लिखिएगा कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहला नियम तो हमने डिफाइन कर दिया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम है प्रकाश के प्रवर्तन का, और दूसरा नियम है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसका प्रवर्तक सतह प्रकाश का प्रवर्तन नियम के अनुसार करता है उसे दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि नियम के अनुसार का मतलब क्या हुआ। तो जैसे कि कोई दर्पण है, ठीक। अब आपने प्रकाश के प्रवर्तन का नियम सुना है
आपतन कोण, प्रवर्तित कोण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में स्थित होते हैं। और इसके साथ साथ एक नियम और होता है, आई इजकल टू आर। अगर कोई वस्तु इसी नियम के अनुसार अगर प्रकाश को प्रवर्तित कर रहा है तो उसे दर्पण आप बोल सकते हैं। कहने का मतलब यह है यहाँ पे। अब दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण आपका एकदम सीधा होता है। गोलीय दर्पण हल्का स्फेरिकल होता है, इस प्रकार से होता है। और परवलयिक दर्पण आपको थोड़ा गड़बड़ हो रहा है फिगर यहाँ पे। परवलयिक दर्पण आपको सिलेंडर के आकार का हल्का होता है, लेकिन पूरा नहीं, हल्का। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। कह रहा विचलन कोण। विचलन कोण यानी कि विचलन कोण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो विचलन कोण आपतित किरण की काल्पनिक रेखा तथा प्रवर्तित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। अगर पूछा जाए विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आपको सीधे बोल देना है, आपतित किरण की काल्पनिक रेखा तथा प्रवर्तित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। इसे किसके द्वारा? डेल्टा के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे आपका 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि विचलन कोण को सूचित किया जाता है किसके द्वारा? तो डेल्टा के द्वारा। डेल्टा का सिंबल ऐसे होता है, ठीक, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे फिगर पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर आप डिफिनीशन लिखते हैं, आप फिगर नहीं बनाते हैं, तो हो सकता है आपका कुछ नंबर कट जाए। लेकिन अगर आप फिगर बना देते हैं तो आपको वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, हल्का डिफिनीशन देने में थोड़ा त्रुटि भी है, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलने की, क्योंकि वो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि आप इस चीज़ को जानते हैं। तो यहाँ पे विचलन कोण का हमने डिफिनेशन दिया, आपतित किरण काल्पनिक रेखा तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे हम अब फिगर की बात कर लें तो ये देख लीजिए, एक परावर्तक सतह है इस प्रकार से, जिस पे इधर से किरण आपतित हो रही है, यानी कि लाइट आ रहा है, और यहाँ से प्रवर्तित हो रहा है, और ये बीच में नॉर्मल लाइन है, ठीक। लेकिन इसका जो काल्पनिक रूप से, क्योंकि प्रवर्तित तो इधर से ही हो गया, इधर तो गया नहीं, लेकिन मान लीजिए ये लाइट आगे बढ़ा पार कर जाता तो इस प्रकार से जाता, तो उसी रूप से आप काल्पनिक रूप से बढ़ाएं, ठीक। तो इस काल्पनिक रेखा और कह रहा है, इस काल्पनिक रेखा देखिए, कह रहा है आपतित किरण की काल्पनिक तथा प्रवर्तित किरण के बीच, कह रहा है इस आपतित किरण की काल्पनिक रेखा, ये तो आपतित किरण की काल्पनिक रेखा हुआ, और इस प्रवर्तित किरण के बीच, यानी कि यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, और इस प्रवर्तित किरण के बीच के कोण जो बन रहा है यहाँ पे, इसी को हम डेल्टा के द्वारा सूचित करते हैं। डेल्टा यानी कि इसी को विचलन कोण कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अगली बार आपको अच्छा से समझा सकें। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठता है, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 10, 20, 25, 30, 40, अनंत या नन ऑफ दीज। तो आपको यहाँ ध्यान देना, दो समतल दर्पण के बीच वस्तु का, किसी वस्तु का, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम गलती पढ़ दिए थे, अभी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्या अगर आपसे पूछा जाए दो समानांतर समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बन सकता है, समानांतर लिख दिए, या लिख दे कि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, 90, अगर आमने सामने 90 डिग्री पे है दोनों वस्तु रखा हुआ, तो जान लीजिए इसके बीच में की दूरी क्या होगा, समान होगा। यानी कि आप समझ जाइए कि वो वस्तु किस में है, वो दोनों दर्पण रखा हुआ जो
समानांतर दर्पण रखा हुआ है, समानांतर में रखा हुआ है दोनों समतल दर्पण। अगर पूछ दे दो समतल दर्पण, ठीक, 90 डिग्री पे के सामने रखा हुआ, तब भी वो क्या हो जाएगा, समानांतर दर्पण के रूप में आएगा। लेकिन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है दो समानांतर समतल दर्पण के बीच वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। अगर पूछ दिया जाए आपको दो समानांतर समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो अनंत आपको ध्यान में रखना है कि कितना प्रतिबिंब बनता है, तो अनंत। अब कह रहा है पार्श्विक उत्क्रमण क्या है। पार्श्विक उत्क्रमण यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। समतल दर्पण के किसी वस्तु का प्रतिबिंब किनारा परिवर्तन के फलस्वरूप दिखाई पड़ता है, उसे पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं।